चले सो यस्टरडे हम लोगों ने जो क्लास ली थी उसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स पढ़ा था। ठीक है ना। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या था, मैंने कहा था सबसे पहले टू सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न देखा था। यार आपकी मोहब्बत है, ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कंप्यूटर क्लास छोड़ करके आए। देखो फिजिक्स ज्यादा जरूरी है कंप्यूटर। ठीक है। बहरहाल चले, सिचुएशन थोड़ी सी इस दफा ऐसी क्योटिक हो गई है। रमजान भी है माशाल्लाह से, एंड फिर वो हर जगह थोड़ी सी चल रही है। हाँ, अली जी बेटे क्लासेस मैं ऑलमोस्ट रेगुलरली ले रहा हूँ, रोज ले रहा हूँ। ठीक है ना। प्री एंड पोस्ट मॉक्स दोनों। ठीक है ना। प्री मॉक्स हम लोग अभी सिलेबस खत्म कर रहे हैं। पोस्ट मॉक्स फिर इंशाल्लाह हम लोग क्वेरीज देखेंगे। क्वेरीज जब हल हो जाएगी तो फिर हम पोस्ट मॉक्स एयरलीज एंड टॉपिकल्स कर रहे होंगे। टॉपिकल्स का तो खैर टाइम नहीं बचेगा, फिर एयरलीज की तरफ आ रहे होंगे। तो समझ लें कि अब ये क्लासेस हम पेपर्स तक रख रहे हैं। जितनी भी क्वेरीज क्लासेस होंगी, पास्ट क्लासेस होंगी, वो एंड तक हम रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल बेटा, मैं हर ग्रुप मतलब हर ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी जो है ना वो मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ ये है कि वो पब्लिक नहीं है, यूट्यूब पर है जरूर, लेकिन वो मैंने पब्लिक नहीं की हुई वीडियोस, वो एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए है। तो मैंने आप लोगों का क्या कहते हैं लिंक दे देता हूँ मैं उसका, तो उस लिंक के थ्रू आप उसको जो है ना वो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना। आपको अगर लिंक ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस जितनी भी है पब्लिक नहीं है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। चले, सो लेट्स रिकॉल। हम लोगों ने डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग पढ़ी थी। ग्रेडिंग्स किसे कहते हैं? मल्टीपल स्लिट्स को ग्रेडिंग्स कह रहे थे। ठीक है ना। हमने सबसे पहले टू सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा था, जहां पर हमारे पास देयर वाज ओनली अ पेयर ऑफ स्लिट्स। ठीक है। यहाँ पे हमने उनको स्लिट्स का नाम दिया था, इट वाज जस्ट अ सिंगल पेयर। और यहाँ पर हम उससे एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व कर रहे थे, राइट। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमने क्या कहा था कि हमने दो स्लिट्स की जगह एक ग्रेटिंग रख दी है। ग्रेटिंग कहते हैं जब आपके पास स्लिट्स का साइज बहुत ज्यादा हो और उनकी स्पेसिंग बहुत कम हो, मतलब वो मजीद नैरोअर हो, और बहुत ज्यादा जो है ना वो स्लिट्स हो। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल में कहा था कि एक मिलीमीटर के डिस्टेंस के अंदर देवर अराउंड 700 लाइंस एज पर दी क्वेश्चन। तो 700 लाइंस विद इन अ मिलीमीटर लेंथ, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि व्हाट वुड बी दी साइज ऑफ द स्लेट इटसेल्फ। अब ये जो साइज होता है ये माइक्रोमीटर्स के अंदर जाता है। और माइक्रोमीटर्स के अंदर जाने का अहम मकसद ये होता है कि मैंने डिफ्रैक्शन पढ़ाते वक्त ये कहा था कि द साइज ऑफ द स्लिट, द साइज ऑफ द ओपनिंग, द साइज ऑफ द विंडो शुड बी ऑफ अ कंपेरेबल साइज टू दी वेवलेंथ। अब जो वेवलेंथ में यूज कर रहा हूँ इन नैनोमीटर्स, ठीक है, 630, 640, 670, 530, 590, इस टाइप की आप वैल्यूज देखोगे नैनोमीटर्स के अंदर, तो दैट मेक्स समथिंग लाइक 0.5 माइक्रोमीटर समथिंग। तो माइक्रोमीटर्स में फिर वो कंपेरेबल साइज के अंदर आ जाती है आपके पास। ठीक है, इसलिए उससे डिफ्रैक्शन हो जाती है। मल्टीपल स्लिट्स होने से क्या हो रहा था, वो काम जो कि दो स्लिट से हो रहा था, कि दो स्लिट्स जो थी वो आपके पास एज अ सेकेंडरी सोर्स एक्ट कर रही थी। अब यहां पर आपके पास मल्टीपल सेकेंडरी सोर्सेज हो चुकी है। डिफ्रैक्शन होती है हर स्लिट से, हर स्लिट से वेव्स निकलती हैं, और ऑन दी ऑब्जर्विंग स्क्रीन हमारे पास पैटर्न नजर आता है। देयर इज अ पॉइंट जहां पर आपके पास जो पार्ट डिफरेंस होता है तमाम स्लिट से आने वाली वेव्स का, वो पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। जीरो इसलिए होता है कि सबका जो डिस्टेंस होता है, ट्रैवल डिस्टेंस, वो इक्वल होता है। ठीक है। इक्वली जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा था डबल स्लिट्स के अंदर, तो जैसे मैं मैक्सिमा जीरो ऑर्डर मैक्सिमा से ऑन ईदर साइड मूव करना शुरू करता हूँ, मेरे पास पार्ट डिफरेंस जीरो से इंक्रीज होता है। लेट्स से 0.1 लैम्डा, 0.2 लैम्डा, इस तरह करके इंक्रीज हो रहा है। वी रीच टू अ पॉइंट जहां पर पार्ट डिफरेंस जितनी भी वेव्स आ रही थी उन सबका पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो जाता है। अब एक सवाल यह आता है कि सर सबका लैम्डा अपॉन 2 कैसे हो सकता है? तो ये सबका एक दूसरे से लैम्डा अपॉन 2 था। कि फॉर एग्जाम्पल के एक वेव ने जो डिस्टेंस कवर किया था दैट वाज 10 लेमडा, तो एक ने 10.5 लेमडा किया था, एक ने 11.10, मतलब एक दूसरे से जो है ना वो आउट, सारी जो थी वो आउट ऑफ फेज थी। तो यहाँ पर आपके पास पहला मिनिमा बना था। फिर जहां पर तमाम वेव्स का पार्ट डिफरेंस रहा आपके पास 1 लेमडा के बराबर, दैट वाज अनदर मैक्सिमा, जिसको आपने फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कहा था। जो सेंट्रल जीरो होता है इसको आप जीरोथ ऑर्डर कहते हो। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा जहां पे 1 लेमडा, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा जहां पे 2 लेमडा, एंड सो ऑन। और इसी तरह आपके पास ऑन दी अदर साइड भी होगा। यहाँ पे मैंने कहा था कि एक फर्क
जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आप इसको कंपेयर कर सकते हो वो ये, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे देवर ओनली टू वेव्स जो कि इंटरफेयर कर रही थी, यहाँ पे मल्टीपल वेव्स हैं जो कि इंटरफेयर कर रही हैं। सो इफ दे आर इंटरफेयरिंग कंस्ट्रक्टिवली तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो 700 टाइम्स, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 700 वेवलेट 700 स्लिट्स, तो 700 टाइम्स ज्यादा होगा, तो इंटेंसिटी डेफिनेटली उसके स्क्वायर टाइम ज्यादा होगी। तो एक चीज जो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा एज कंपेयर टू दी टू सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न, जो मैक्सिमास की इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा आने वाली है आपके पास। ठीक है। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि हमने इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या ड्राइव किया था वो जरा यहाँ देखेंगे। मैंने शायद इसको लास्ट पेज पे यहाँ यहाँ ड्राइव किया था। तो मैंने कहा, ये मैंने सिर्फ दो स्लिट्स बनाई थी आपके पास यहाँ पे। तो मैंने एक चीज समझाई थी सबसे पहले कि ये जो एंगल है ये बहुत छोटा एंगल होता है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो जब ये माइक्रोमीटर्स का गैप है तो ये पार्ट डिफरेंस का जो ये आ रहा होगा पार्ट डिफरेंस हाफ लैम्डा। तो अगर एक लैम्डा 630 नैनोमीटर्स, अब इसका हाफ कर लो कितनी छोटी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो नैनोमीटर्स के अंदर आ रहा है तो ये जो लेंथ है ना ये बहुत छोटी होती है। सो दिस एंगल is very small and comparable to this angle, right? तो यहाँ पे एक्चुअली चले, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मैंने कहा था कि साइन थीटा, ये एंगल अगर मैं कंसिडर करूं तो साइन थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल था, साइन थीटा आपके पास हो जाता था पार्ट डिफरेंस ओवर डी के बराबर। ठीक है, पार्ट डिफरेंस ये था एंड डी ये था आपके पास परपेंडिकुलर ओवर दी हाइपोटेन्यूज। सिंस मैंने कहा था कि आपके पास पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा के केस में एन लेमडा होगा, इधर वन लेमडा, इधर टू लेमडा, इधर थ्री लेमडा, तो मैंने कहा एन लेमडा। तो डी को मैं इधर ले गया, ये डी साइन थीटा बना, और पार्ट डिफरेंस को मैंने कर दिया एन लेमडा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बना डी साइन थीटा एन लेमडा, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए बना था। और ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग थी, ये आपके जो एन है ये आपके पास ऑर्डर नंबर है। अब ऑर्डर नंबर के हिसाब से एंगल चेंज हो रहा है, वो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर डी साइन थीटा एन लेमडा में मैं जीरो रखता हूँ तो एवरीथिंग बिकम जीरो, देयर इज नो एंगल फ्रॉम दी सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वन रखता हूं तो डिवाइडिंग बाई डी मुझे यहाँ से जो एंगल मिलेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा कि सेंट्रल एक्सिस से फर्स्ट ऑर्डर कितने एंगल के ऊपर बन रहा है। मैंने कहा था यहाँ पे हम अब एक्स नहीं देख रहे, लाइक डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे। अब हम जो जिनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना कि मैक्सिमा कहाँ बन रहा है वो एंगल के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, कि पहला मैक्सिमा बना था सेंट्रल एक्सिस से थीटा वन पे, दूसरा बना था थीटा टू पे, तीसरा बना था थीटा थ्री के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली रेज नहीं है, ये बेसिकली कुछ भी मतलब पाथ ऑफ द वेव नहीं है। ये वो पॉइंट है, ये वो ट्राइंगल हमने बनाया कि जनाब मैक्सिमा यहाँ बना था, तो एंगल हम मेजर कर रहे हैं कि मैक्सिमा किस पॉइंट के ऊपर आपके पास बन रहा है। ठीक है, तो ये था डी साइन थीटा एन लेमडा वाली कहानी। लास्टली हम लोगों ने एक चीज ये डिस्कस की थी कि जो एंगल्स हैं वो लीनियर नहीं है। ठीक है ना, मतलब एंगल्स आपके पास इंक्रीजिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, उसको हम लोगों ने एक दफा मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि ये चीज मुझे याद है कि हम लोगों ने बड़ी जल्दी में डिस्कस की थी। सही है, तो एक दफा इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज आपके पास जो फॉर्मूला है साइन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो अगर मैं साइन थीटा और एन का रिलेशन बनाऊं, एन इज द ऑर्डर नंबर, तो साइन थीटा मैंने कहा लेमडा अपॉन डी जो कि आपके पास एक कांस्टेंट है पर एन। सिंस किसी एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए आप वेवलेंथ तो चेंज नहीं कर रहे हो, डी बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे, तो ये आपके पास हुआ एक कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो वी सी दैट के साइन थीटा इज लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन के साथ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो लीनियर होगी। सही है, अब खुद साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा किस तरह, अगर मैं ये कहूं कि जो मेरे पास साइन का ग्राफ है, मैं 0 से 90 तक साइन का ग्राफ बना रहा हूं सिर्फ, 0 से 90 तक साइन का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है आपके पास। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर मैं एक्सिस के ऊपर एन प्लॉट करूं, एन क्यों प्लॉट कर रहा हूं क्योंकि मतलब साइन थीटा प्लॉट होता है बेसिकली, तो साइन थीटा इज लीनियर टू एन, तो इसलिए हमने कहा कि इक्वली गुड मैं यहाँ पे एन प्लॉट कर रहा हूँ। तो दिस इज थीटा, और यहाँ पे मैंने एन प्लॉट किया। तो अब मैं एन फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर नंबर वन, सेकेंड ऑर्डर,
थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन, जितने भी ऑर्डर नंबर चल रहे हैं आपके पास। इस पे अब अगर तुम कंपेयर करोगे एंगल को, तो फर्स्ट ऑर्डर का एंगल एक स्पेसिफिक वैल्यू रखा हुआ था, ठीक है, वो आपके पास ये थी। सेकेंड ऑर्डर पे जो एंगल था इट वॉज ग्रेटर देन दी फर्स्ट ऑर्डर। लेमडा केम, नहीं बेटा, लेमडा यहाँ पे इस हिसाब से आया था कि चले डिस्कस कर, हमने स्टार्ट ये किया था कि साइन थीटा was path difference over d with respect to the diagram। तो d sin थीटा वो आपके पास हो गया था पाथ डिफरेंस के बराबर। अब पाथ डिफरेंस अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो पाथ डिफरेंस होता है लेमडा। तो मैं यहां पे कहूंगा कि d sin थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा। सेकेंड ऑर्डर के लिए d sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 लेमडा। थर्ड ऑर्डर के लिए d sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। डेफिनेटली थीटा की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए यार तो हमने एक जनरलाइज इक्वेशन बनाई थी कि d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। n था आपके पास ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो ये लैम्डा यहाँ पे इस तरह आया था। चलो, कमिंग बैक टू द सिचुएशन, हम ये देख रहे थे कि n के साथ जो वेरिएशन ऑफ थीटा चल रही है वो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ अगर मैं देखूं तो वो बढ़ती चली जा रही है, सही है। तो पहला जो आपके पास एंगल था वो आप गौर करो, थीटा वन वॉज अ सर्टेन वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू, ठीक है ना। थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। थीटा थ्री इज इवन मच ग्रेटर देन थीटा टू। तो आपके पास जो मैंने कहा था गैप्स हैं मैक्सिमा का, जो फ्रिंज सेपरेशन जिसे आप कह रहे थे टू सोर्स इंटरफेरेंस में, टू सोर्स इंटरफेरेंस में फ्रिंज सेपरेशन वाज कांस्टेंट, राइट। जितना जीरो से फर्स्ट का था उतना ही फर्स्ट से सेकंड का था, उतना ही सेकंड से थर्ड का था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे आपके पास द गैप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अब डायग्राम में देखो कि ये गैप आपके पास कम है, ये ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कि एंगल जो है, जो एलिवेशन एंगल है, कि सेंट्रल पॉइंट से, ये है सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट से कितना एलिवेटेड पॉइंट के ऊपर आपके पास मैक्सिमम बन रहा है, वो एंगल आपके पास इंक्रीज हुए चले आ रहा है, ठीक है। तो ये वो चीज थी जो हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट में देखी थी। तो आई होप यहाँ पे ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसको एक चीज ये समझनी है आपने कि हमने ये देखना होता है कि इसमें मैक्सिमम कितना ऑर्डर बन सकता है, ठीक है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, एंड आपके पास व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। तो एक अहम चीज जो हमने यहाँ पे समझनी है वो है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना, या फिर ऑर्डर नंबर। कि दूसरा तीसरा चौथा, आपको याद होगा कल मैं बार बार कह रहा था कि अगर चौथा बना तो, अगर तीसरा बना तो, एट टाइम्स आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पे बनेगा, सेकंड ऑर्डर नहीं बन रहा, सेकंड ऑर्डर बना थर्ड ऑर्डर नहीं बन रहा। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो गौर से समझिएगा। देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए कि इसको ऑब्जर्व किस तरह किया जाता है। यूजली आपके पास ये जो ग्रेटिंग होती है, मैं इस पिक्चर को दोबारा यहाँ पे, इसका जो एक स्ट्रक्चर आप देखोगे अक्सर क्वेश्चंस के अंदर, कि फॉर एग्जांपल दिस इज द apparatus। आपके पास जो स्क्रीन होगी ना, वो एक स्ट्रेट स्क्रीन नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीन आपके पास कैसी होगी, जिसके ऊपर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो स्क्रीन यूजली एक सर्कुलर स्क्रीन होती है, ठीक है। कुछ इस टाइप का स्क्रीन आपके पास होगा जिसके ऊपर आप ऑर्डर नंबर या फिर इसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है।
अब यहाँ पे ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर था, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर था, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। तो अब अगर मैं इसको दोबारा लिखूं, तो मैंने कहा था कि ये जो सेंटर वाला था, ये आपके पास जीरोथ ऑर्डर बना था, ठीक है। इसके बाद ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों सेकेंड ऑर्डर, ये दोनों थर्ड ऑर्डर, और फोर्थ ऑर्डर की इन दिस सिचुएशन मेरे पास गुंजाइश नहीं बन रही है, ठीक है। अब द सिचुएशन इज कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर यहां बन रहा होता, सेकेंड ऑर्डर यहां बन रहा होता, थर्ड ऑर्डर नहीं बनता आपके पास। तो जरूरी नहीं है कि हर दफा जो ऑर्डर नंबर है वो सारे ही 3 4 5 तक बने। कभी आपको 2 ऑर्डर्स मिलेंगे, कभी आपको 3 ऑर्डर्स मिलेंगे, कभी हो सकता है 4 मिले। बहुत कम क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको फोर्थ ऑर्डर मिलेगा। यूजली आपको जो ऑर्डर नंबर मिला होगा वो मैक्सिमम 3 तक मिल रहा होगा। रीजन क्या है, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो फोर्थ ऑर्डर वाली जगह बन रही है, ये मेरे पास इतनी दूर हो चुकी हुई है कि यहाँ पे बहुत अच्छी डिफ्रैक्शन, यहाँ पे बहुत अच्छी इंटरफेरेंस हो ही नहीं पा रही होगी। तो यहाँ पर कोई मैक्सिमा फॉर्म नहीं हो पा रहा होगा। पार्शियल इंटरफेरेंस को हम मैक्सिमा नहीं कह रहे। पूरा कंस्ट्रक्टिव जो आपके पास हो, जहां पे एन पाई का एक एन लेमडा का रिलेशन आ रहा हो पार्ट डिफरेंस का, उसको आप कह रहे हो क्या कहते हैं, ऑर्डर नंबर। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर किस तरह निकाल सकते हैं, कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट वुड बी दी हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले हम देख रहे हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। इसको हम एन एच से रेफर करेंगे, एन सबस्क्रिप्ट एच, हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है वहां से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, हम थीटा की जो वैल्यू है वो 90 रख देते हैं। क्यों? अच्छा, द पॉइंट इज वी कैन नॉट रिड्यूस दिस डिस्टेंस। मतलब हम ये जो बन रहा है ना गैप, ये हमारे हाथ में नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन दी वेवलेंथ, दैट डिपेंड्स अपॉन दी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है ना। ये हमारे हाथ में नहीं। सही है। चले, अब मैंने कहा कि हाईएस्ट ऑर्डर के लिए मैं देखता हूं कि यार मैक्सिमम रेंज कहां तक जा सकती है। देखो, जो भी आपके पास बन रहा होगा ना, वो इधर ही कहीं बन रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेव डिफ्रैक्ट करके बिल्कुल इधर चली जाए और दूसरी वेव डिफ्रैक्ट करके इधर चली जाए 90 डिग्री के ऊपर, और यहाँ पर एक मैक्सिमा बन गया ना कहीं तो इस टाइप का आपके पास एक स्प्रेडिंग होनी चाहिए ना। मतलब एक सर्टेन एंगल होना चाहिए फ्रॉम दिस डिफ्रैक्शन, जो ग्रेटिंग है उसके एक्सिस से कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जनाब मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, इसके अंदर ही अंदर होगा। तो हम थीटा की वैल्यू फॉर हाईएस्ट ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, हम थीटा को यूं कह लेता हूं मैं, फॉर एन एच हाईएस्ट ऑर्डर निकालने के लिए हम थीटा को रख देते हैं 90, ठीक है ना। कितना, हमने 90 वैल्यू रख दी है, सही है। अब आपके पास डी साइन थीटा एन लेमडा का फॉर्मूला, तो वहां पे आपने रखा डी साइन 90 एन एच आएगा इससे आपके पास इंटू लेमडा। साइन 90 वी ऑल नो दैट साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज डी एन एच लेमडा। तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला हाईएस्ट ऑर्डर निकालने के लिए क्या हो गया, लेमडा डिवाइडेड बाय डी। ये आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला आ गया। अब इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में मैंने कहा हमारे पास वेवलेंथ थी 350 नैनोमीटर्स की, ठीक है ना। जो वेवलेंथ हम यूज कर रहे थे दैट वाज 350 नैनोमीटर्स। जो डी की वैल्यू थी दैट वाज 1.4 टेंस पावर -6 मीटर्स। ये अगर आपको याद हो, ये वही मैंने एग्जांपल लिए जो कल वाली एग्जांपल में हम लोगों ने 700 लाइंस पर मिलीमीटर सॉल्व किया था ना। ये वही वाली एग्जांपल वैल्यू मैंने यूज की है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं हाईएस्ट ऑर्डर निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे निकाला हाईएस्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर के लिए मैंने लिखा 350 इंटू 10⁻⁹ था, डिवाइडेड बाय 1.4। अब यहाँ पे एक बहुत की टर्निंग पॉइंट आने वाला है, वो बहुत गौर से देखना आपने। 10⁻⁶, ठीक है। अब अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 350 10⁻⁹ बाय 1.4 10⁻⁶। अच्छा, बहुत बेतुकी वैल्यू आ रही है मेरे पास। 630 10⁻⁹ अच्छा, मैं एक दफा अपनी वैल्यूज को देख लेता हूँ, मैंने सही वैल्यू यूज की है, नहीं तो हम क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे एक, क्योंकि हमारी वैल्यू बहुत रैंडमली चोजन वैल्यू है। चले, एक काम करते हैं। हाँ, 0.25 आ रही है, आनी नहीं चाहिए थी, बड़ी वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है। तो अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही है, हमने यहाँ पे गलत लिख दिया ना, हमने यहाँ गलत लिख दिया फॉर्मूला अपना। सॉरी, वी आर यूजिंग द रॉन्ग फॉर्मूला। फिर ये तो किसी ने देखा ही। एन एच निकालने के लिए वैल्यूज हमारी बिल्कुल सही है, डी अपॉन लेमडा होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने गौर किया ही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया था। तो ये डी अपॉन, क्योंकि वैल्यूज तो हमारी बिल्कुल सही थी, चले, डी अपॉन, अब ये वैल्यू देख लेते हैं, 1.4 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 350 10⁻⁹। अब डेफिनेटली यहां से NH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है ना। सो दिस वाज द हाईएस्ट ऑर्डर। लेकिन अब यहाँ पे एक, जो मैंने कहा था कि एक ट्विस्ट आने वाला है, वो ट्विस्ट ये है कि अगर आपके पास वैल्यू आ रही है 4, तो आप उसको 4 नहीं लेंगे, वैल्यू आप एक कम करेंगे, दैट इज 3। अगर आपके पास वैल्यू आ रही थी 3.6, तो आप इस वैल्यू को कम करके लिखेंगे 3। अगर आपके पास वैल्यू आ रही थी 2.9 इवन, तो आप इसको कम करके लिखेंगे 2। सवाल ये है कि सर हमें कम क्यों कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि ये जो फोर्थ ऑर्डर आया है ना आपके पास, ये इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे आया था कि जो ऑर्डर आपके पास बन रहा है वो 90 डिग्री के ऊपर बन रहा है। मतलब जो ऑर्डर आपने कंसिडर किया, वो ऑर्डर आपने कहा कि जनाब ऑर्डर यहां बन रहा है, जबकि हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 90 डिग्री के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं बन रहा होगा। तो ये एक ऑर्डर कैलकुलेशन में आ रहा है, तो इससे पहले अगर चौथा ऑर्डर कैलकुलेशन में आ रहा है, तो इससे पहले जो ऑर्डर बन चुका होगा दैट वुड बी द थर्ड ऑर्डर, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको 4 से बैकवर्ड करके 3 पर लेकर के गया था, ठीक है। मैंने 3.6 से या 2.9 से 2 क्यों किया था। तो देखो, अगर मैं कहूं कि यहां पर मेरे पास 2.9 का मतलब है कि पहला ऑर्डर पूरा बना, दूसरा ऑर्डर पूरा बना, तीसरा ऑर्डर पूरा नहीं बना, मतलब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस वाज नॉट मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और मैंने क्या कहा था, कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव चाहिए भाई, 0.9 वगैरह नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरे पास 2.9 का मतलब ये है कि एक पूरा मैक्सिमा, दूसरा पूरा मैक्सिमा, और तीसरा पार्शियल मैक्सिमा, एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग पार्शियल मैक्सिमास ना। देखो, स्क्रीन के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तुम स्क्रीन को यहाँ पे पूरा सर्कल कंप्लीट भी कर लो, तुम्हारे हिसाब से रे यूं, ये दोनों रेज आएंगी। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा था, ठीक है। हमने रे कभी भी आप ऐसे नहीं लेके जा रहे, यहाँ पे आप कभी भी इंटरफेरेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो आपने बोला कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर ये कैलकुलेशन में डालूंगा तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या आ रहा है, तो डेफिनेटली जो कंफर्म ऑर्डर बन रहा होगा वो इससे एक कम तो बन ही रहा होगा। अगर यहाँ पे नंबर आ रहा होता 3, तो मतलब ये तो नहीं बन रहा, इससे पहले वाला लाजमी बन रहा होगा, दैट इज 2। तो इसलिए जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर में कैलकुलेशन की वैल्यू आएगी, हम उससे एक कम होल नंबर में वैल्यू लेंगे। 3 मैंने 2.9 को भी 2 कर दिया, ठीक है ना। 5.4 को 5 कर दूंगा, सही। 4 को
3 कर दिया मैंने, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर बन नहीं रहा था, हमने मैक्सिमम रेंज पे लगाए थे कि जरा यहाँ पे तक अगर कहानी जाती है तो कौन सा ऑर्डर नंबर बन रहा होगा। आई वाज ऑन में। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द ऑर्डर नंबर के हाईएस्ट ऑर्डर। देखिए जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये आप पेपर 2 कर रहे हैं, ये आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की, ठीक है ना, आपके पास आंसर आया 4, ठीक है, और जब आपने यहां पर आंसर लिखना है तो आप 3 लिखेंगे। दिस इज हाउ इट शुड बी डन, ठीक है। और अगर अपने दिल की तसल्ली के लिए एग्जामिनर तक मैं अपनी बात पहुंचा दूं, तो जैसे मैंने एरो काट करके यहाँ पे 3 लिख दिया है, तो आप वो भी कर देना, तो एग्जामिनर को ये बात समझ में आ जाएगी कि आपने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो लेट्स से कि हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास आ गया 3 इत्तेफाक से जो मैंने बनाए थे। अब अगर वो आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर क्या, सेकेंड चीज, अगर वो आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, ये आपने हाईएस्ट निकाला है कि ऑर्डर में हाईएस्ट क्या जाएगा। टोटल मैक्सिमा क्या बने, आपने 1 2 3 ये तो निकाल लिया था। इसी तरह 3 ऑर्डर 0 से नीचे भी बने होंगे। कौन सी वाली बात बेटा, कौन सी वाली बात रिपीट करनी है मुझे बता दो। 2.91, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पास हाईएस्ट ऑर्डर आ रहा है 2.9, 2.9 का मतलब ये है कि पहला ऑर्डर लेमडा अपॉन लेमडा पार्ट डिफरेंस का, दूसरा ऑर्डर 2 लेमडा का, और जो तीसरा ऑर्डर बन रहा है वो कंप्लीट ऑर्डर नहीं है, वहां पे पार्ट डिफरेंस आ रहा है 0.9 लेमडा का। तो देखो, इसको मैं मैक्सिमा तो नहीं कहूंगा, इट इज नॉट अ मैक्सिमा। क्यों? मैक्सिमा के लिए इट शुड हैव 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, एन लेमडा। तो इस वजह से जो 2.9 आया था, तो मैंने उसमें से 2 कंसिडर किया था कि 2 कंफर्म मैक्सिमा बन रहे हैं, एक पार्शियल मैक्सिमा है, मतलब मैक्सिमा भी नहीं है लेकिन ये कि पार्शियल ब्राइटनेस है मेरे पास, तो मैं पार्शियल ब्राइटनेस की बात नहीं कर रहा। जो पूरे पूरे मैक्सिमा बन रहे हैं ना, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस एन लेमडा है, हमने उसकी बात करनी है। तो जो शोर वैल्यू होती है होल नंबर, हम उसको लेंगे। हम कभी भी इसको 3 नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड बना ही नहीं है वहां पे, थर्ड पार्ट डिफरेंस मतलब 3 लेमडा का पार्ट डिफरेंस बना ही नहीं था सर। सो इफ अ वैल्यू इज अ होल नंबर इट्स लेमडा, यस, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ऐसे ही तो है। नहीं, इट्स नॉट मिनिमा इवन, मतलब हाँ ये कह सकते हो, हाँ दैट्स, मतलब ये बात आपने जो की, इट्स नीदर मैक्सिमा नीदर मिनिमा, ठीक है ना। इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव है, 100% कंस्ट्रक्टिव नहीं है। मतलब पार्ट डिफरेंस मतलब ब्राइटनेस होगी यहाँ पे, मैक्सिमम ब्राइटनेस नहीं है, और हम मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली ब्राइटनेस की बात करते हैं जहाँ पे लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ऐसी कहानी चल रही है। समझ में आई? चले, अब बढ़े हम आगे बेटा, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं जा रहा था टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमस पर। अभी जो आपने निकाला हाईएस्ट नंबर 3 आपके पास आया कि थर्ड मैक्सिमा तक आपके पास बन रहा है। तो 3 मैक्सिमा 0 से ऊपर 3 बने थे, 0 से नीचे भी उतने ही बने होंगे, क्योंकि आपके पास ये सिमेट्रिकल डिफ्रैक्शन होती है। तो ऊपर भी 3 बने, नीचे भी 3 बने, और एक सेंटर वाला भी था जिसको ऑर्डर में जो कैलकुलेशन में नहीं आ रहा था। तो अगर दी हाईएस्ट नंबर ऑफ मैक्सिमा इज 3, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या होंगे, 3 ऊपर, 3 नीचे, एक सेंटर में। तो जनरलाइज वर्जन में क्या कहूंगा, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा वुड बी ट्वाइस ऑफ NH। ट्वाइस क्यों किया, 3 ऊपर 3 नीचे, एंड +1। ये +1 कौन सा था, ये +1 वो 0th ऑर्डर वाला था जिसको हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैलकुलेशन में नहीं ला रहे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास मैक्सिमम बन रहे थे 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या होगा, 7। किस तरह, आपके पास 3 वॉज दी हाईएस्ट ऑर्डर, 0 से ऊपर 0 से नीचे, तो आपने उसको डबल कर दिया, और सेंटर वाले को ऐड करके ये हमेशा 7 हो गया। तो वालेकुम सलाम। तो एक चीज तो कंफर्म है कि हाईएस्ट ऑर्डर जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो है वो आपके पास हमेशा एक ऑड नंबर ही होगा, ठीक है।
क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दो एंड उसके बाद वन प्लस कर रहे हो तो हमेशा ऑड नंबर ऐड कर रहे हो तो हमेशा ऑड आएगा। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन में कभी ये आ गया सिक्स तो समझ लो तुम गलत कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर में एक है, अब ऊपर दो नीचे दो तो ये हो गया पांच, ऊपर तीन नीचे तीन सात, ऊपर एक नीचे एक बीच में एक, तीन, तो तीन होंगे, पांच होंगे, सात होंगे, बहुत ज्यादा हो गए। तो नहीं वी कैन नॉट। भाई अगर डायग्राम में नहीं गिवन तो, डायग्राम गिवन है तो यहाँ पे तुमने गिन दिया, अगर डायग्राम नहीं गिवन थी तो तुम क्या करते, ठीक है ना, तब तो तुम ये नहीं कर सकते थे ना। सही है। चले, अब एक लास्ट चीज। सर मिनिमा हमेशा इवन होगा? नहीं बेटा, मिनिमा भी ऑड होगा। वाई डिड वी एड वन? वी एड वन बिकॉज देखो ऑर्डर नंबर तुम क्या लेते हो, एन। एन कहां से शुरू होता है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तीन, फिर ऑर्डर नंबर नीचे भी रिपीट हो रहा है वन टू थ्री। सेंटर वाले का क्या कसूर था, इसको भी तो ऐड करना था ना, इसलिए प्लस वन किया। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये आ गया। टू इसलिए किया क्योंकि यहां पर भी था टू एन एच, तो ये एक और दो, ये मतलब ये वाले काउंट हो गए सारे। प्लस वन इस गरीब को ऐड किया आपने, आपके पास ये आ गया, इसलिए ऐड किया आपने, सेंटर वाला भी ऐड किया। सेंटर वाला मैक्सिमा है, बिल्कुल है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है डी साइन थीटा एन लेमडा, इसमें ये एन कहां से स्टार्ट हो रहा है, वन टू थ्री फोर ऐसे ही चल रहा है। तो ये वन ऊपर वाले वन थे एक दो तीन, नीचे वाले वन थे एक दो तीन, सेंटर वाला तो फॉर्मूले में ही नहीं आ रहा था ना, लेकिन सेंटर पे बन रहा ही कंफर्म है। तो आपने जितने कैलकुलेट किए थे वो ऊपर या नीचे वाले थे, और सेंटर वाले का ऐड कर दिया इस तरह करके। मिनिमा को इवन लिखा ही नहीं मैंने। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। मिनिमा को इवन कब लिखा हमने? देखो वो तो डिपेंड करता है, बिल्कुल मिनिमा अगर यहाँ पे देखो तो बिल्कुल मिनिमा इवन होगा, एक दो तीन एक दो तीन, हाँ मिनिमा बिल्कुल इवन होगा। लेकिन हम मिनिमा की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। कभी कभी अगर वो पूछ ले तो यस मिनिमा इज इवन आपके पास डेफिनेटली, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो वो ऑल अलोन है, ठीक है। देर इज ऑलवेज अ मैक्सिमा एट जीरो ऑर्डर, ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वेव्स आ रही हैं उनका पार्ट डिफरेंस हमेशा जीरो है, तो देर इज ऑलवेज अ मैक्सिमा एट दी सेंटर, ठीक है। बच्चों यहां तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? सर इफ द हाईएस्ट ऑर्डर नंबर इज थ्री देन वी विल टेक टू, यस, यस, बिकॉज द थर्ड ऑर्डर जो आपने निकाला है ना वो 90 डिग्री पे निकाला था, 90 डिग्री पे तो ऑर्डर नहीं बन रहा था। तो इसका मतलब है कि इससे पहले वाला आपके पास बन रहा होगा वो था टू, इस वजह से आप टू लेंगे। आप हमेशा एक लेसर होल नंबर लेंगे, सही है। चले, अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की एक लास्ट चीज और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखो, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, किसमें हम लोगों ने डिस्कस की थी, क्या कहते हैं, टू सोर्स इंटरफेरेंस में। कैन वी यूज साइन 89? नहीं भाई नहीं करो, क्या जरूरत है। साइन 89 करोगे तो मैं बता देता हूँ, साइन 90 यू कर दिया था। देखो साइन 89 कर दोगे ना तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारी, यहाँ पे तो सीधा सीधा वन चला गया था, ठीक है ना। साइन 89 में ये वैल्यू क्या चली जाएगी, 3.9 चली जाएगी, तुम फिर इसको थ्री कर दोगे। ये 2.87 या 2.7 कुछ चली जाएगी तो फिर इसको टू कर दोगे, तो बात तो इक्वली गुड है। तो क्या करोगे, मैं साइन 89 कर दूं, तो साइन 90 हम डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। हो सकता है 89 के ऊपर कोई प्रॉपर मैक्सिमा बन रहा हो तो फिर तुम उसको कम कर दोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो गया। साइन 90 में बन नहीं रहा इसलिए साइन 90 लिया था। साइन 88 पे बन सकता है, साइन 87 पे बन सकता है, ये रीजन होते हैं। अब साइन 87 पे बन रहा था लेट्स से, तो मैंने साइन 87 ले लिया, मैंने कहा यार इतनी दूर कौन बनाएगा, वहां पे आ गया फोर, मैंने ले लिया थ्री, गलत हो गया आंसर, इसलिए साइन 90 कर दिया, ठीक है, एहतियात है। अब एक लास्ट केस, जो के केस हम लोगों ने टू सोर्स में भी पढ़ा था और वो यहां पर भी देख रहे हैं, वो केस क्या है, व्हाइट लाइट
शाइंड ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अभी तो हम स्पेसिफिक वेवलेंथ यूज कर रहे थे ना। अभी मैं क्या लेकर के आ गया हूं? मैं लेकर के आ गया हूं व्हाइट लाइट। अच्छा, व्हाइट लाइट लाने से होगा क्या? व्हाइट लाइट, सर व्हेन इन डबल इंक्रीज, ऐसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग। सर व्हेन इन डाउट इंक्रीज द साइन वैल्यू। अच्छा, सो व्हाइट लाइट डिवाइड इनटू कलर्स, यो, बिल्कुल ऐसे ही है। नाइस थिंकिंग अंडर प्रेशर ब्रदर। व्हाइट लाइट में लेकर के आया, देखो ये मेरे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग थी, ठीक है। अब इस पे मैंने व्हाइट लाइट शाइन करवा दी। चलिए, सिंस ओसीडी रॉक्स, तो जब तक ये सीधा नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहां पे मैं लेकर आया व्हाइट लाइट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। समवॉट लाइक दैट, लेकिन मैं भी समझाता हूँ मैं आपको रीजन क्या है, सिचुएशन क्या है। देखिए, एक चीज हम लोगों ने डिफ्रैक्शन पढ़ते वक्त पढ़ी थी कि डिफ्रैक्शन, डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन मतलब, डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन मतलब द स्पैन, कितने एंगल से वो डिफ्रैक्ट करता है, कितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट करता है, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, ठीक है ना। हर वेवलेंथ, क्योंकि कम, मैंने कहा था कि वेवलेंथ का ओपनिंग के साइज से बड़ा गहरा रिश्ता है, ठीक है ना। कंपेरेबल साइज का होगा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन हो रही होगी। ब्लू लाइट की डिफ्रैक्शन डिफरेंट होगी, रेड लाइट की डिफ्रैक्शन डिफरेंट होगी, ग्रीन लाइट की डिफ्रैक्शन डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हो रही होगी। स्प्रेडिंग जो है, जो स्प्रेडिंग एंगल था आपके पास टोटल, वो डिफरेंट होगा डिफरेंट लाइट्स का। क्यों? क्योंकि उन सबकी वेवलेंथ डिफरेंट थी। वेवलेंथ डिफरेंट थी तो उनका जो कंपैरिजन था विद द स्लिट साइज वो डिफरेंट था। अभी तक जो हम यूज कर रहे थे वो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज कर रहे थे। मोनोक्रोमैटिक लाइट थी मतलब आपके पास ब्लू लाइट थी, ग्रीन लाइट थी, येलो लाइट थी, आपके पास एक ही वेवलेंथ थी और एक ही तरह की स्प्रेडिंग होती थी। आप लेकर आ गए यहाँ पे एक व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के अंदर आपके पास 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। व्हाइट लाइट, जो सनलाइट है, व्हाइट लाइट है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ ग्रुप, इट्स अ क्लस्टर ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स, एक साथ चलती हुई आ रही हैं और एक ही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर जाकर के हिट कर रही हैं, तो सब ने अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग एंगल पे डिफ्रैक्ट करना। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा? एज अ रिजल्ट आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजर जाने के बाद जो एक सिंगल लाइट आ रही थी वो स्प्रेड हो जाएगी अपने स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। तो अब जो ऑर्डर बन रहा है वो गौर से समझिएगा क्या होगा। ऑर्डर नंबर, मतलब जीरोथ ऑर्डर जो आपके पास बन रहा है, ये स्क्रीन है आपके पास, ठीक है। जीरोथ ऑर्डर सिंस यहां पर, तो स्टिल पार्ट डिफरेंस, डज ईच डिफ्रैक्टेड लाइट रे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विद डिफरेंट वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट होगी ना चाचा। यार मैं, एक सेकेंड, अगर मेरे पास ये सिमुलेशन के अंदर ये चीज मौजूद हुई तो बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो हमारे पास ये चीज है, लेकिन अगर मिल जाती है तो मजा आ जाएगा। चलिए, वी डोंट हैव दिस, लेकिन ये मैं इसको अभी दिखाता हूँ किसी तरह। अब देखें, हो गई ये कि जो सेंटर पे रेज आ रही होंगी डिफरेंट ग्रेडिंग से, वो सब एक जगह, उनका पार्ट डिफरेंस जीरो होगा। उनका पार्ट डिफरेंस जीरो होगा तो इसका मतलब ये कि सब यहाँ पर एक ही एंगल, एक ही लेंथ कवर कर कर आ रही होंगी। अगर एक लेंथ कवर करके आ रही होंगी तो जो जीरोथ ऑर्डर आपके पास बनेगा, दैट वुड स्टिल बी अ व्हाइट लाइट।
ये व्हाइट लाइट क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर सबकी जो डिफ्रैक्शन थी वो एक जैसी, ठीक है ना, सबका जो ट्रेवल्ड पाथ था दैट वाज सेम। तो जीरोथ ऑर्डर इज स्टिल दी व्हाइट लाइट। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा आपके पास बना, ये बना व्हाइट लाइट आपके पास, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, इससे ऊपर सबका जो आपके पास क्या कहते हैं एंगल है, अब डिफरेंट होगा। मतलब रेड लाइट का इट वुड बी डिफरेंट, ब्लू लाइट का इट वुड बी डिफरेंट। जिसकी जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है वो उतना ज्यादा आपके पास क्या करेगा, डिफ्रैक्ट करेगा। उतना क्या कहते हैं डिफरेंट वो है उसका डिफ्रैक्शन एंगल होगा। तो आपके पास अब ऐसा होगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा था, वो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा नहीं बन रहा है, वो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है। इसी तरह ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम आपके पास नीचे भी बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा दिस एंटायर थिंग ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम कहेंगे अब इसे। मतलब वॉयलेट का अलग मैक्सिमा, इंडिगो का अलग मैक्सिमा, ब्लू का अलग मैक्सिमा, ग्रीन का अलग मैक्सिमा, येलो का अलग मैक्सिमा, ऑरेंज का अलग मैक्सिमा, रेड का अलग मैक्सिमा। तो दिस इज रेड का फर्स्ट मैक्सिमा, ऑरेंज का फर्स्ट ऑर्डर, ग्रीन का फर्स्ट ऑर्डर, येलो का फर्स्ट ऑर्डर, इस तरह करके। फिर आपके पास ऑन द अदर हैंड सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज आप लोगों ने समझनी, कंफ्यूजिंग नहीं मतलब एक स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड चीज समझनी है कि ऑर्डर नंबर बढ़ भी रहा है। तो आपने ये चीज पढ़ी है कि जैसे जैसे ऑर्डर नंबर बढ़ेगा आपके पास एंगल भी बढ़ता चले जाएगा। तो स्पेक्ट्रम का जो साइज है, स्पेक्ट्रम का साइज भी इंक्रीज हो, स्पेक्ट्रम का साइज इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो पहली स्प्रेडिंग थी वो आपके पास यहां से लेके यहां तक थी, ठीक है। अब जो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम आपके पास बन रहा है, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम आपके पास जो बन रहा है, तो सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम लेट से आपके पास यहां से यहां तक बना। सिमिलरली ये यहां से मैंने कहा यहां तक बना। तो ये जो दूसरा मैंने बनाया, दिस वॉज दिस एंटायर थिंग, ये आपके पास बना सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, यहां से लेके यहां तक फर्स्ट, एंड यहां से लेके यहां तक सेकेंड, ठीक है। बिल्कुल कम होगी, बिल्कुल कम होगी। हाँ बेटा, अली मैं दिखा रहा हूँ, सबर कर जा, मैं दिखा, सही है ना, मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चले, अब एक चीज, एक सवाल आपके ध्यान में आ रहा होगा, सर व्हाट वुड बी दी स्पेक्ट्रम, मतलब वॉयलेट से ग्रीन, रेड या से रेड से, मतलब वॉयलेट क्या होगा। तो देखें, आप फॉर्मूला की तरफ आ जाए। आपके पास फॉर्मूला है डी साइन थीटा एन लेमडा, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं या सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, थर्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो मुझे इतना पता है कि आपके पास साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल, साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है। तो मतलब ग्रेटर दी लेमडा, ग्रेटर वुड बी दी साइन थीटा, मतलब ग्रेटर वुड बी दी एंगल। तो अब आपके पास जो डिफ्रैक्शन हो रही है, वो डिफ्रैक्शन इस तरह हो रही है कि जैसे मैंने कहा कि आप लोग की फरमाइश पे फर्स्ट ऑर्डर बना रहा हूं, ये मेरे पास एक रेड लाइट स्प्रेड हुई, ठीक है। उसके बाद आई हैड, बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन मैं ट्राई जरूर कर रहा हूँ। अच्छा, देखा आपने कितना मुश्किल हो गया। ये येलो ऑरेंज आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास येलो आ जाएगा एक, येलो के बाद ग्रीन। तो स्पेक्ट्रम वुड लुक लाइक समवट लाइक दिस, ठीक है ना, ये ग्रीन स्पेक्ट्रम आ गया। फिर एक ब्लू लाइट आ गया आपके पास,
एक ब्लू, फिर एक इंडिगो और एक वो। अब इंडिगो वगैरह मैं कैसे लाऊं, मुझे तो कलर भी नहीं पता कौन से होते हैं भाई ये। चले यार, ये मुझे पता है कि ये इंडिगो है। एक जमाने में जैज ने अपनी इंडिगो के नाम से मार्केटिंग की थी और उसने अपना कलर यही चूज किया था। और फिर वॉयलेट, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वॉयलेट क्या है, तो मैं ये वाला कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो भाई, दिस इज व्हाट अ स्पेक्ट्रम वुड लुक लाइक। ठीक है, आप लोग की भरपूर फरमाइश पे ये दिस इज दी फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे बनेगा। अब अगर आप नीचे वाली डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके पास होगा क्या कहते हैं वायलेट, और यहाँ पे होगा आपके पास रेड। इसका बिल्कुल ऑपोजिट बन रहा है, यहाँ पे वायलेट और यहाँ पे रेड, ऐसे करके बनते चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी अप्रिसिएशन। अब एक ट्विस्ट आ रहा है, अब एक ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट क्या है, हर ऑर्डर पे ऐसे ही बनते चले जाएगा, मतलब यहाँ पे रेड और ये इस तरह करके वायलेट। ठीक है ना। अब ट्विस्ट देखो क्या आने वाला है। ट्विस्ट ये आने वाला है कि देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्पेक्ट्रम का स्प्रेडिंग है ये बढ़ रहा है। पहले व्हाइट लाइट बन गया, पहला स्पेक्ट्रम आपके पास इतना सा स्प्रेड हो रहा था, दूसरा स्पेक्ट्रम आपके पास थोड़ा सा वाइडर स्प्रेड हो रहा था। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं थर्ड स्पेक्ट्रम बनाने जा रहा हूं बेटा। थर्ड स्पेक्ट्रम, थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम मेरे पास यहां से यहां तक बना। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये हुआ कि सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ओवरलैप कर गए। क्यों ओवरलैप कर गए? इसलिए ओवरलैप कर गए कि उनका जो, हाँ आए बिल्कुल एग्जैक्टली यही आपका तो ये नहीं समझ आया। देखो बेटा, उसका स्पैन बढ़ता चला जा रहा था ना फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसका स्प्रेडिंग एंगल और इसका स्प्रेडिंग एंगल वाज डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं यूं समझाऊं कि डी साइन थीटा एन लेमडा को अगर मैं फॉलो करूं, तो ऐसा हो सकता है कि साइन थीटा एक सेम वैल्यू रहे ऑन डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन लेमडा एन डी। डी तो आपके पास कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, या यूं समझ लें कि यूं समझ लें कि आपके पास ऑर्डर नंबर टू की एक कोई स्पेसिफिक वेव, ऑर्डर नंबर थर्ड की एक कोई अनदर स्पेसिफिक वेव का जो प्रोडक्ट था वो सेम था। तो इसका मतलब ये कि उनका जो एंगल था, डिफ्रैक्शन एंगल, वो सेम था। तो वो क्या कर गई आपके पास, ओवरलैप कर गई। टेक्निकली क्या है, क्योंकि वो जो स्पेक्ट्रम है, हमने अभी पढ़ा था ना, एंगल बढ़ता चला जा रहा है, तो इनका जो स्प्रेडिंग एंगल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। ये कम स्प्रेड हुए थे, ये ज्यादा स्प्रेड हुए, बहुत ज्यादा स्प्रेड हुए, जिसकी वजह से ये दोनों क्या कर गए, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए। तो अक्सर क्वेश्चन आप ये देखेंगे जहां पे बोलेगा कि सर्टेन वेव्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा किधर हुए बेटा, स्क्रीन के ऊपर। मतलब स्क्रीन के ऊपर जब आप एक पॉइंट देखेंगे तो इस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल लेट से मैंने कहा ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे एक सेकंड ऑर्डर की कोई एक वेव, ठीक है ना, और थर्ड ऑर्डर की एक वेव, दोनों का मैक्सिमम इसी पॉइंट पे बन रहा था। अब वो अलग इंटरफेयर कर जाएंगी। ठीक है बेटा, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा था, पहली बात तो हम लोगों ने ये समझी थी कि हमारे पास, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। देखिए मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जरा सा। तो मैंने कहा कि ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर का रेड था, ठीक है, ताकि आप लोग को ऑर्डर वाजे रहे। ये सेकेंड ऑर्डर का रेड था, और ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर का वॉलेट था। ठीक है ना। मुमकिन ऐसा है कि आपके पास थर्ड ऑर्डर का जो रेड मैक वॉलेट आ रहा है वो सेकेंड ऑर्डर के रेड से पहले बन जाए, और इसका मैक्सिमा रेड यहां चले जाए। तो थर्ड ऑर्डर इज पार्शियली ओवरलैपिंग द सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि वो उनका जो स्प्रेडिंग स्पैन था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब तो डिपेंड करता है ना मेरा बच्चा कि कौन सी वेव ओवरलैप कर रही है।
ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर पे क्यों नहीं हुआ, फर्स्ट ऑर्डर पे क्यों नहीं हुआ, ये मैं लिख देता हूँ। मैं ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को लिख करके दूंगा, टेंशन नहीं है आप लोगों को, समझ लिया आपने। फर्स्ट ऑर्डर पे इसलिए नहीं हुआ था कि पहली बात ये है कि फर्स्ट, अच्छा हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर भी वो कर जाए डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द डी। ठीक है ना। अगर डी की वैल्यू ऐसी थी कि सेकंड ऑर्डर यही बन गया तो वो भी ओवरलैप कर सकता था। यहां पे क्यों नहीं किया कि फर्स्ट ऑर्डर का एक्चुअली डिफ्रैक्शन एंगल थीटा वन एंटायर एंगल वो भी कम था, और इनका जो इंडिविजुअल स्पैन था वो भी कम था। इनका जो ओवरऑल डिफ्रैक्शन एंगल है वो भी ज्यादा है, और जो स्पैन है, स्प्रेडिंग स्पैन, वो भी बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों का स्पैन ज्यादा होने की वजह से ये ओवरलैप कर गए। यहां पर यू वोंट एक्सपेक्ट एनी मिनिमा इन दरमियान। क्यों? एक मैक्सिमा खत्म नहीं हुआ था, दूसरा मैक्सिमा शुरू हो चुका है। ठीक है। तो यूं समझ ले कि दो पैटर्न ओवरलैप कर गए एक दूसरे को। सही है। क्लियर हुई बात ये आप लोगों को? इनका ये वाला रेशो सेम होगा, क्योंकि दोनों का डी तो कॉमन था। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनका साइन थीटा की वैल्यू सेम होगी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि एन मतलब एन टू लेमडा सेकेंड ऑर्डर, एन थ्री लेमडा ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर, वो आपके पास सेम हो जाएगा। मैं इसका बिल्कुल एक फॉर्मेट लिख करके आप लोगों को सेंड करूंगा। मैं चाह रहा हूँ पहले क्वेश्चंस देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। लिखने का काम वो तो मैं फिर बाद में लिख करके भी आपको दे दूंगा। हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। भाई देखो, दो वेव्स दोबारा ओवरलैप कर रही हैं तो वो दोबारा इंटरफेयर कर जाएंगे आपके पास। अब वो इंटरफेयर इस तरह करेंगी, देखो वो इंटरफेयर ऐसे नहीं करेंगी, वो इस तरह ऐसे ओवरलैप करेंगी जैसे वो जो बचपन वाली चीज पड़ी थी, दो कलर्स मिला दिया, अब आपने एक जगह ब्लू लाइट एक जगह ग्रीन लाइट ला दी, तो आपके पास जो रिजल्टेंट कलर आ रहा होगा वो दोनों का मिक्सचर आ रहा होगा। तो वो वाली कहानी होगी। तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे आप ना ब्लू देख रहे हो ना रेड देख रहे हो, आप कुछ मिक्सर कलर देख रहे हो वहां पे। ठीक है ना। तो दैट ड्यू टू दी ओवरलैपिंग। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ओवरलैपिंग कब होगी? ओवरलैपिंग आपके पास हो रही है, मैं कहूंगा व्हेन टू वेव्स, व्हेन टू वेव्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रम, मतलब थर्ड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर लेट से ओवरलैप, मींस दे हैव, उनकी पोजीशन सेम है, पोजीशन एंगल से देख रहे थे, दे हैव सेम थीटा एंड हेंस सेम साइन थीटा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि डी डी कॉमन था, साइन थीटा सेकेंड ऑर्डर का एक वेव, ठीक है ना, उसको मैंने लेमडा डैश कह दिया, इज इक्वल टू डी साइन थीटा थर्ड ऑर्डर का एक कोई दूसरा वेव। डेफिनेटली उसकी वेवलेंथ अलग होगी। अब डी दोनों के लिए कॉमन है, थीटा दोनों के लिए कॉमन है, तो साइन थीटा भी दोनों के लिए सेम हुआ। तो आई कैन राइट दैट एन टू लेमडा डैश इज इक्वल टू एन थ्री लेमडा डबल डैश। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया है। समझ में आई अभी कहानी आप लोगों को? एंगल सेम किस तरह होगा, देखो लेट्स से इस वाले पॉइंट पे मैं बिल्कुल ही कोई डिफरेंट कलर ले रहा हूं, ये वाला कलर, इस वाले पॉइंट पे ओवरलैपिंग मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो सेकेंड ऑर्डर से भी जो वेव बन रही है वो यहां बन रही है, थर्ड ऑर्डर से भी जो वेव बन रही है वो यहां बन रही है। तो इन दोनों वेव्स का, इन पर्टिकुलर लेमडास का एंगल सेंटर से तो सेम हो गया ना। इस वजह से मैंने एंगल को सेम किया तो साइन थीटा को सेम कर दिया। डबल डैश इज समथिंग नथिंग, बस मैंने दो वेव्स को अलग अलग किया, मतलब एक लेमडा, लेमडा वन लेमडा टू कह लो इसको, ये लो। मैंने कहा ये लेमडा ऑफ ब्लू लाइट था, ये लेमडा ऑफ ग्रीन लाइट था, इस तरह। अच्छा मेरे बच्चा, अगर देखो
दो वेव्स इसी पॉइंट पर आ रही हैं, तो उनका एंगल सेंटर से सेम होगा ना, थीटा सेम होगा। समझ में आई बात? जी। चले अब इसके क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ। तो ये जो क्वेरीज आप लोग के दिमागों में उठ रही नहीं, ये हल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। मैं इसके क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग के बाद आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि जो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि हम लोग अपनी पेस को फास्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू बी स्लो इन सच क्वेश्चंस, क्योंकि फास्ट जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, थीटा कहाँ के, ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है एग्जामिनर का एक माइंडसेट में हमेशा से आप लोगों को डे वन से एक चीज समझाता हूँ कि एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिएगा जहां पर कॉन्सेप्ट्स आर इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लाइक काइनेमैटिक्स, लाइक डायनामिक्स, लाइक फोर्स डेंसिटी प्रेशर वर्क एनर्जी पावर डिफॉर्मेशन, इजियर कॉन्सेप्ट्स है ना। क्वेश्चंस मुश्किल थे, कॉन्सेप्ट आसान थे, ठीक है ना। एक दो चीजों में समझ में आ गया, चलो भाई ठीक है, ये कहानी चल रही है। जहां पे कॉन्सेप्ट मुश्किल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ बिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना मुश्किल तो खैर वो भी नहीं है। वेव जैसे ये वाला कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्वेश्चंस आसान। ये बात थोड़ा सा रिलैक्सिंग पॉइंट है कि इफ द कॉन्सेप्ट इज टफ, क्वेश्चन वुड बी इजियर देन द रेस्ट। तो इस इनके क्वेश्चंस को काइनेमैटिक्स या फोर्सेस के क्वेश्चंस के लेवल से कंपेयर नहीं करना। वंस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक दो क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लोगे, इतने इजी होंगे। चलो अब मैं स्पेसिफिकली कोशिश करूंगा कि वो वाले क्वेश्चन ढूंढूं। चले अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ठीक है। only the waves which are overlapping have the same angle. Yes, 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 yes. ये that's a good point. Only the overlapping waves will have the same angle. पूरे स्पेक्ट्रम का एंगल सेम नहीं है। एक स्पेक्ट्रम ये चल रहा था, दूसरी स्पेक्ट्रम की ये जो दो वेव्स थी ये ओवरलैप कर रही थी, सिर्फ इन दोनों का एंगल सेम था, बाकी इनका एंगल और ये ऊपर वाली जो एंगल है इनका एंगल अलग था। आई होप समझ में आ गया होगा, मैं इस तरह दोबारा नहीं समझाना चाहूंगा, इतना अजीब सा तरीके कर देंगे। चलिए, the lines of diffraction grating have a spacing of 1.6 10⁻⁶। ये क्या दे रखा हुआ है, ये तुम्हें दे रखा हुआ है डी की वैल्यू, स्पेसिंग की वैल्यू, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मेक्स एन एंगल 20, ठीक है ना। तो मतलब जो थीटा फर्स्ट ऑर्डर का एंगल था दैट इज 20, तो आप साइन 20 विद एन अनडेविएटेड बीम, अनडेविएटेड बीम एज इन वो स्ट्रेट लाइन आपके पास जा रही है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव? अब सिंपल सा आपके पास देखो फॉर्मूला है डी साइन थीटा एन लेमडा, ठीक है। आपके पास लेमडा मालूम करने को बोला है, एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर था तो एन की वैल्यू इज 1, सही है। तो लेमडा क्या हो जाएगा, एन की जगह मैंने 1 ही रख दिया तो कुछ भी नहीं रखा, यहां पे रखा 1.6 10⁻⁶ साइन ऑफ 20। बेटा आपके पास वेवलेंथ आ गई। जी, फर्क तो माइनर होता है, यस। ताहा इनाम, ये तो बात आपकी बड़ी टाइट पकड़ी है। स्पेक्ट्रम के अंदर जो होगा फर्क वो माइनर। तो ये आपके पास साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे आई होप आप लोग। तो आपके पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है वो 0.45, तो ये 550 नैनोमीटर आ रही है, एग्जैक्ट 550 नैनोमीटर। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के देखोगे, सही है। चलो, चलिए ये टू सोर्स इंटरफेरेंस का था, ये भी टू सोर्स इंटरफेरेंस का है। अच्छा, अभी कंफ्यूजन आपको होगी कि सर ये टू सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न जो है था वो फॉर्मूला टू सोर्स का कौन सा था और ये कौन सा था। डी साइन थीटा एन लेमडा ग्रेटिंग का है, एक्स लेमडा डी ओवर ए टू सोर्स का है, ठीक है। प्रैक्टिस से ये मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, ये भी टू सोर्स का है, मैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे स्पेसिफिकली जाना चाह रहा हूँ। चलिए यार, ये सवाल देखें, बड़ा प्यारा है। Sir, when two waves of different order overlap, that point of maxima would be brighter as the two waves are meeting. That point of maxima would have a different color brightness. Brighter होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली
एज कम्पेयर टू दी अदर डिफरेंट कलर्स उसकी ब्राइटनेस होगी, मतलब येलो से ज्यादा ब्राइट है फॉर एग्जाम्पल, और उसका कलर भी डिफरेंट आ रहा है। यूं समझ लो ना, एक कमरे के अंदर दो बल्ब लगा दिए, एक पर्पल था, या एक ब्लू था, एक ग्रीन था। तो अब जो आपके पास मैक्सिमम बन रहा होगा वो इनका कंबाइंड कलर बन रहा होगा, जो भी इनका कंबाइंड कलर बनता है, और मैक्सिमा डेफिनेटली ब्राइटर होगा, आप दो दोबारा उनको ओवरलैप करवा रहे हो। यस, तो दैट्स द पॉइंट। लेकिन हम इंटेंसिटी फिर भी ओवरऑल देखेंगे, और इतना डिटेल में इंटेंसिटी फिर वो आपसे यहाँ पर मालूम नहीं करा, वो बोलेगा जनाब एम्पलीट्यूड्स अब यहाँ पे कंपेयर नहीं करवाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो चुकी है। तो मैंने कहा ना एग्जाम में कॉम्प्लिकेशन पे जाएगा ही नहीं आपके लिए, सही है। A narrow beam of monochromatic light is incident normally on a diffraction grating. The third order diffracted beam are formed at an angle 45. थर्ड ऑर्डर मतलब ये आपके पास n की वैल्यू होती है, n इज इक्वल टू 3 हो गया, एंगल आपके पास 45 हो गया, टू दी ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, वो जो सेंटर वाला था ना ये, ठीक है ना, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन हो गई, ये जीरोथ ऑर्डर था, सही है। अच्छा, अब आपने व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम्स, हाईएस्ट ऑर्डर चाहिए आपको। हाईएस्ट ऑर्डर के लिए आप करते थे, हाईएस्ट ऑर्डर के लिए आप करते हो डी ओवर लेमडा, ठीक है ना। नाउ द पॉइंट इज कि ना आपके पास डी है ना आपके पास लेमडा है, लेकिन आप डी ओवर लेमडा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपके पास जो गिवन सिचुएशन है उसको फॉर्मूला में डालने की कोशिश करो। डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। मेरे पास डी की वैल्यू नहीं है, मेरे पास लेमडा की वैल्यू नहीं है, मैंने इसको सब्जेक्ट बना लिया। मेरे पास एन की वैल्यू थी, एन की वैल्यू वाज 3, एंड साइन थीटा तो मतलब हो जाएगा साइन 45। तो इसका मतलब है कि ये पूरा फ्रैक्शन आपके पास क्या हो गया, 3 ओवर साइन 45, सही है ना। क्योंकि सिंस दिस फ्रैक्शन वाज इक्वल्स टू डी बाय लैम्डा, और डी बाय लैम्डा बराबर है हाईएस्ट ऑर्डर के, तो मैंने डायरेक्टली इसको यहां से लिख दिया। नहीं नहीं, नया फॉर्मूला क्यों है, अभी तो किया था जब आप नहीं आई थी क्लास में, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग देख लेगा, शुरू के अंदर मैंने एक चीज करवाई थी, ठीक है। तो यहां से वैल्यू निकाल के बताना बच्चों, फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। 4.25 आ रहा है तो डेफिनेटली 4 कर दो। यार ये नया फॉर्मूला नहीं है बच्चों, घबराओ नहीं, ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने रीअरेंज किया, ये नया फॉर्मूला नहीं है। आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, अब बहुत सिंपल सी चीज है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में रिव्यू करवा दूंगा, ठीक है। वही चीज है, नया फॉर्मूला नहीं है। 4.25 आया, आपने उसको 4 कर दिया, ठीक है, चले। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ओवरलैपिंग वाला हमें एक आध कोई सवाल मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। अच्छा, अब जैसे ये एक सवाल है 43, ठीक है। तो बिल्कुल हमारी 4.25 आ रहा है ना, इसको 4 कर देंगे आप। मैंने कहा था ना एक प्रीसीडिंग वैल्यू ले लेंगे, प्रीसीडिंग होल नंबर वैल्यू, सही है। अच्छा, अब ये वैल्यू आ रही है आपके पास, अब पैरेलल, अब फिर वही जो जिन्होंने क्लास का शुरू का मिस कर दिया था वो बोलेंगे सर कितने फॉर्मुलाज है, अगेन ये कोई नया फॉर्मुला नहीं आ रहा, बिल्कुल ही कोई वही चीज है, उसको थोड़ा सा वो किया हुआ है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट 450 नैनोमीटर फॉल्स नॉर्मली रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ 300 लाइंस पर मिलीमीटर, ठीक है। तो ये क्या गिवन है आपको, आपको याद होगा कल मैंने कहा था ये आपको लाइन डेंसिटी गिवन है, ठीक है ना, दिस इज पी एक्चुअली। तो आप डी किस तरह निकालते हो, आप यहां से डी निकालोगे कि 1 मिलीमीटर मतलब 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस, कितना आ रहा था 300, ठीक है। तो यहां से आपके पास डी की वैल्यू आएगी। तो डी की वैल्यू लेट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 × 10⁻³ बाय 300, तो ये आपके पास आ रही है 3.3 × 10⁻⁶। मैंने यहां लिख दिया, डी की वैल्यू आपके पास आ गई 3.3 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। अच्छा, अब इसने आपसे बोला हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर आप किस तरह निकालते हो, आप निकालते हो पहले एनएच हाईएस्ट, सॉरी टोटल नंबर आपको निकालना है। तो टोटल नंबर मैंने कहा था, टोटल नंबर आप किस तरह निकालते हो, ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर प्लस 1, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर आप किस तरह निकालते हो, हाईएस्ट ऑर्डर आप निकालते हो डी ओवर लेमडा। डी की वैल्यू गिवन है, मतलब आपने अभी निकाल ली थी 3.3 × 10⁻⁶,
और लेमडा की वैल्यू 450 टेंस पावर -9, राइट। हाईएस्ट ऑर्डर यहां से आया। चले भी समझाता हूँ, मैं भी समझाता हूँ। 450 टेंस पावर -9, बेटा यहां से मेरे पास ये आ रहा था 7.3, तो इस वैल्यू को क्या लूंगा मैं, 7। 7 हाईएस्ट ऑर्डर आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 15। अरे टोटल नंबर पूछा है नवेद मिया, हाईएस्ट नहीं पूछा है उसने। 300 की डिवीजन कैसे हुई, देखो आपको इस तरह देखना था कि 1 मिलीमीटर के अंदर, वजिए बेटा इधर देखिएगा, 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस के अंदर 300 लाइंस आ रही थी, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ऑफ वन लाइन, वन लाइन का जो गैप था आपने उसको डी बोला था, यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाली थी। आई बात समझ में, ये कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था ना, ये वो है डी। चलो वेरी गुड, हो गया, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस में इसके स्किप कर रहा हूँ, पहले वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे करवा देने चाहिए। अब ये अगेन हाउ मेनी स्लिट्स वो वाली चीजें हैं, तो हम उसको जो रिपीटेड स्टाइल है क्वेश्चंस को वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये एक मुनफरिद अंदाज है सवाल करने का, तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये चीज जरा डिफरेंट है। उसने कहा कि a diffraction grating is used to measure the wavelength of monochromatic, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक से, अब तुम्हें शायद इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, मोनोक्रोमैटिक का वर्ड क्यों यूज किया जाता है, मैं भी समझा रहा हूँ। अली बता रहा हूँ। मोनोक्रोमैटिक का वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि व्हाइट लाइट शाइन करवाई जाएगी तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी आपके पास, ठीक है, इसलिए वर्ड मोनोक्रोमैटिक का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही वेवलेंथ है, स्पेक्ट्रम वगैरह नहीं बनने वाला आपके पास, सही है। तो मैंने कहा मोनोक्रोमैटिक लाइट एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। द स्पेसिंग ऑफ द स्लिट्स इन द ग्रेटिंग इज, ये स्पेसिंग आपको दी हुई, मतलब ये जो वैल्यू है ये अब आपके पास डायरेक्टली दी गई वैल्यू, ठीक है। द एंगल बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा इज 70, व्हाट इज द वेवलेंथ। बेटा ये ध्यान रखना कि आपके पास जब भी इस टाइप की डायग्राम आए जहां पर एंगल इस तरह का गिवन हो, तो एग्जैक्टली वेरी गुड हो गया यार, दिल खुश कर दिया। आपके पास जो सेंटर से एंगल होगा, फर्स्ट ऑर्डर तो यहां बन रहा है, और जो थीटा आप कंसिडर करते हैं फॉर्मूला में वो सेंटर से करते हैं। इफ द एंटायर एंगल इज गिवन टू बी 70, तो सेंटर से जो एंगल आ रहा होगा दैट वुड बी 35 डिग्रीज, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल आए जहां पर आपको पूरा एंगल गिवन हो, तो समझ लेना कि आपने एंगल को हाफ करना है, क्योंकि हम जो एंगल मेजर करते हैं फॉर्मूला के लिए वो हम सेंट्रल जीरो से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर व्हाट इज द वेवलेंथ, तो अब यहाँ पे सवाल में कुछ बचा नहीं है, बस यही एक कमाल का कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। तो डी साइन थीटा एन लेमडा, एन की वैल्यू उसने 1 रखी है, डी की वैल्यू उसने गिवन है 1 × 10⁻⁶, 1 माइक्रोमीटर का। साइन, अब यहां पे वैल्यू मैं लिखूंगा 35, क्योंकि मैं एंगल हमेशा सेंट्रल जीरो से कर रहा था। और यहां से लेमडा की वैल्यू आ रही, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 1 थी आपके पास, तो लेमडा की वैल्यू आपने निकाली, मेरे पास कितनी आ रही है, 574 नैनोमीटर्स, ठीक है बच्चों। चले, नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ रूम ऑफ प्रैक्टिस, डेफिनेटली वो हमेशा रहता है आपके पास, ये वही ग्रेटेस्ट नंबर वाला सवाल आ गया था, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि गिव अ टाइम स्पेसिफिकली टू दी to the two source interference के questions and diffraction grating के questions, ठीक है।